हाँ नहीं बिल्कुल। अच्छा अच्छा ठीक। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं तरुण कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गोविंद जी, घनसुंदर जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। बात चल रही थी चौहानों की, और चौहानों में पहले आपके सांभर और अजमेर के चौहान की बात चल रही थी, और इसमें हमने देख लिया था पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान पूरा तो नहीं देखा गया था, बट हाँ कैसे उनका कोरोनेशन हुआ, क्या हुआ, वो सब हमने देखा था। सौरभ जी, हेमलता जी, रिंकू जी, गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, आज बहुत कम लोग बाग हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं क्या? धीरज जी, विजय श्री जी, आयुष जी, गुड मॉर्निंग। देखिए विजय श्री जी, जयपुर किसान आंदोलन जो है ना, वो जो हमने पढ़ा था कटरा थल वाला, ऐसा कोई विशेष नहीं है, ठीक है। और बीकानेर में हमने देखा ही था जो दूध सॉरी दुधवा खारा किसान आंदोलन का था, ठीक है। कृष्ण कुमार जी, ओयो जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, अजय जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विजय सिंह जी, गुड मॉर्निंग। ऋतिक जी, एनके जी, गुड मॉर्निंग। विजय से क्या कह रहे हैं? कुदवा कुदवा हत्याकांड, कुदवा हत्याकांड कौन सा आ गया भाई ये? एसके जी, गुड मॉर्निंग। विजय श्री जी थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, क्या था क्वेश्चन, क्या था जरा क्वेश्चन बताइए। कुदवा कुदवा हत्याकांड, कुदवा तो मुझे कहीं बुक्स में मिला नहीं अभी तक, बताइए जरा क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन आप अगर बता सकें तो। देखिए कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि बीसल देव रासो, नो डाउट इसमें बीसल देव के बारे में जानकारी हमें मिलती है, 4 खंडों में है ये, 4 सेगमेंट में है, अलग अलग है। नरपति नाल इसके राइटर थे। नरपति नाले ने लिखा बीसल देव रासो, ठीक है। कुदवा, अब ये कुदवा हकीकत बताऊं तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, कुदवा हत्याकांड, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे डिटेल चाहिएगा भाई, इसका क्या है क्या नहीं है, थोड़ा आप बताइए मुझे, क्या पढ़ा है आपने। बिश्नोई जी, बढ़िया जी, गुड मॉर्निंग। भूपेश जी, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, तो ये बीसल देव रासो नरपति नाले ने लिखा था, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड है वो क्लियर नहीं है। कोई कहता है ये 1212 विक्रम संवत में लिखा गया, ठीक है। कोई कहता है यानी कि ये हो गया आपका, अगर सेंचुरी में हम देखें तो 12वीं शताब्दी में हो गया ये। कोई कहता है कि ये बाद में लिखा गया, 200 साल बाद लिखा गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो कंफर्म है कि बीसल देव रासो जो लिखा गया, यानी नरपति नाले उनके कोर्टियर नहीं थे, आपके विग्रहराज चतुर्थ के, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं कि बीसल देव के बारे में जानकारी नरपति नाल के ग्रंथ बीसल देव रासो से प्राप्त होती है, ये आप लिख सकते हैं वहां पर। लेकिन
नरपति नाल उनके दरबारी विद्वान थे, ये कहना गलत होगा। तो जो दरबारी विद्वान होते हैं कि उनके कौन कौन से दरबारी विद्वान हैं, जैसे हम पृथ्वीराज चौहान में देखेंगे कि जयानक हैं, विद्याधर गौड़ हैं, आपके चंद्रबरदाई हैं, ये सब हम पढ़ेंगे क्योंकि वो उनके दरबार में थे। और किसने अगर कोई बुक्स वगैरह लिखी हैं तो वो कौन सी बुक्स हैं वो भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर बीसल देव रासो हम इसलिए उसको अवॉइड कर दिया था क्योंकि नरपति नाल उनके दरबारी विद्वान नहीं थे। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए सौरभ जी, मैंने आपको सब बता दिया है कि ये नरपति नाल उनके दरबारी विद्वान तो कम से कम नहीं थे। ठीक है, अब इसमें 1212 विक्रम संवत में से आप 57 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, इनिशियल पीरियड ऑफ विग्रह राज का मिलेगा। लेकिन ये अच्छा, फिर 200 साल बाद लिखा गया कुछ, मतलब एक मत नहीं है अभी भी विद्वान। ठीक है, कुदवा, ये प्रोनाउंसिएशन सही है, कुदवा, जिसकी चर्चा ब्रिटिश संसद में हुई। विजय सिंह जी, मैं एक बार अपने ग्रंथों को खंगालूं ये कुदवा, क्योंकि मुझे कहीं नहीं मिला। ठीक है, अभी कुदवा वर्ड जो है ये मुझे कहीं नहीं मिला है। अब मुझे ध्यान नहीं कहाँ आया है, ये कब आया है। तो आप एक बार कल तक का थोड़ा सा मुझे समय दें, मैं देख करके, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि ये कहीं है। ये सही है गोविंद जी कि बीसल सागर डैम जो है वो इन्होंने निर्माण करवाया था, विग्रहराज चतुर ने, बीसल देव ने, ये बात सही है। कोई बात नहीं, मैं कल देख के बता दूंगा वो तो, कुदवा हत्याकांड कौन है। आप मुझे रिमाइंड करा दें एक बार, जो ना व्हाट्सएप कर दें उसको प्लीज। और वो क्वेश्चंस की जो है ना, मुझे एक बार आप वो दे दीजिएगा, उसकी फोटो लेकर के एक बार दे दीजिएगा। कुडवा कुदवा, आई डोंट नो व्हाट एवर इट इज, जो भी है। अब देखिए कुदान है क्या है, खैर जो भी है, आप एक बार मुझे व्हाट्सएप कर दें तो उसे क्लियर हो जाएगा, मैं देख करके कल आपको बताऊंगा फिर। चलिए भाई, तो ये बीसल देव रासो वाला जो मामला है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नरपति नाल जो कि उसके राइटर हैं बीसल देव रासो के, बीसल देव के बारे में जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, इसमें भी बड़ा कंट्राडिक्टरी मामला है वैसे, कि इसमें जो कंटेंट है वो मैच नहीं करते हैं विग्रह राज से। खैर हम उसमें नहीं पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के तो हमने कल देखा था कि पृथ्वीराज चौहान शासक बनते हैं, सोमेश्वर की हत्या हो जाती है, भीम सेकंड जो कि चालुक्य शासक हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए। और शुरुआती जो पहला साल था वो उनकी माता कर्पूर देवी के संरक्षण में बीता, लेकिन बाद में 78 में उन्होंने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए और पूरी तरीके से स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करने लगे। अब देखिए इन्होंने काफी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे कल मैंने आपको बताया था, जयचंद्र गहडवाल के साथ में इनके अनिर्णायक युद्ध हुए। संयोगिता को मुख्य कारण बताते हैं चंद्रबरदाई। इसके बाद इन्होंने महोबा का युद्ध लड़ा। कल महोबा मैंने कहा लिखवाया था भाई, एमपी तो गलती से नहीं लिखवा दिया, देखना जरा। महोबा मैंने कल आपको बताया था, बुंदेलखंड का जो राज्य है वो यूपी का साउथ पार्ट और ईस्ट नॉर्थ पार्ट ऑफ एमपी, ये वाला जो इलाका है बुंदेलखंड कहलाता है। अच्छा, महोबा का लिखवा दिया, ठीक है, गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, इसको एमपी की जगह यूपी कर लीजिएगा आप। विश्वेंद्र जी गुड मॉर्निंग। बैटल ऑफ महोबा, महोबा जो राजधानी थी वो यूपी में, प्रेजेंटली यूपी में है भाई। उस समय बुंदेलखंड यूपी और एमपी का जो एरिया है वहां पर, एमपी बताया था, कोई बात नहीं, इसको आप यूपी कर लीजिए। अच्छा, आज जयंती है क्या, ठीक है।
तो महोबा को आप यूपी कर लीजिएगा, बुंदेलखंड की राजधानी थी यूपी, लास्ट पॉइंट हमने यही लिखा था। और परमार्दी देव जो थे वहां के रूलर थे, वहां के शासक थे। इनको उन्होंने पराजित किया। परमार्दी देव चंदेल शासक थे, चंदेल डायनेस्टी थी ये। और यहां पर परमार्दी देव भाग जाते हैं। आला और उदल दो वॉरियर्स जो हैं ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये बैटल था 1182, यहां तक हमारा हो गया था। ठीक है, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ये टोटल था हमारा चौहान के, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। अब देखिए यहां पर इन्होंने शुरुआती दौर में भंडानक थे, भंडानक। आगे जरा मैं चलूं तो भंडानक, ये भंडानक एक जाति थी जो कि आपका अलवर वाला पोर्शन और नॉर्थ साइड में आप चले जाएं तो हरियाणा वाला पोर्शन, वहां पर ये बसी हुई थी। तो इन्होंने, भंडानकों ने क्या किया था, रिवोल्ट कर दिया था। तो इन्होंने उस रिवोल्ट को क्रश किया, सप्रेस किया, और साथ ही साथ नागार्जुन के विद्रोह को भी दबाया था। ये नागार्जुन जो था ये विग्रहराज फोर्थ यानी बीसल देव का बेटा था नागार्जुन, और अपने आप को उत्तराधिकारी मानता था चौहानों का। तो नागार्जुन ने विद्रोह किया, तो इसके विद्रोह को भी इन्होंने दबाया था। तो आप एक लाइन लिख लीजिएगा, देखिए आल्हा और उदल मैंने आपको बताया, ये आल्हा और उदल, हालांकि ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? कि भाई योद्धा उनके थे, वीर गति उनके लिए प्राप्त की, तो हमारे लिए कोई विशेष बात हो रही थी? हमारा तो पृथ्वीराज चौहान ने अटैक किया था इन पर। लेकिन यहां पर आल्हा और उदल का नाम उतने ही सम्मान के साथ में लिया जाता है। इन पर लोकगीत भी बने हैं जो आज भी गाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर गोरा बादल थे, जयमल फत्ता थे, जयता कुंपा थे, ऐसे वीर योद्धा थे। परमार्दी देव के दो सेनापति थे, आल्हा और उदल, और ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा टेंशन मत आना। मैं इसलिए बता दिया क्योंकि जनरली ये बुक्स में, गाइड्स में आपको मिल जाता है, और आप पढ़ेंगे तो फिर आप कहेंगे साहब ये तो आपने बताया नहीं आला उदल, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया है। तो आला और उदल जो थे वीर गति को प्राप्त हो गए थे, परमार्दी देव के दो योद्धा थे। ठीक है भाई, ये आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, तो इसमें आप लिख लीजिएगा कि अपने प्रारंभिक वर्षों में, पृथ्वीराज में लिखेगा, अपने प्रारंभिक वर्षों में इन्होंने, अपने प्रारंभिक वर्षों में इन्होंने, अपने प्रारंभिक वर्षों में इन्होंने भंडानकों के विद्रोह को, भंडानकों के विद्रोह को दबाया, भंडानकों के विद्रोह को दबाया। In his initial reign period, in his initial reign period, he crushed the revolt of, he crushed the revolt of भंडानक्स या भंडानक कास्ट, ये वर्तमान
ये वर्तमान अलवर व हरियाणा क्षेत्र में रहने वाली एक जाति थी। ये वर्तमान अलवर और हरियाणा में रहने वाली एक जाति थी। दिस कास्ट, या कह सकते हैं कि भंडानक्स, वर द रेजिडेंट ऑफ अलवर एंड हरियाणा एरिया। अच्छा, रिजल्ट नहीं लिखाया था क्या भाई मैंने? महोबा में परमार्दी देव भाग गए थे, आला उदल वीरगति को प्राप्त हो गए थे, विजयश्री प्राप्त हुई थी पृथ्वीराज चौहान को। हालांकि पृथ्वीराज के वापस आने पर इन्होंने परमार्दी देव में वापस आकर के अपने राज्य पर अधिकार कर लिया था, लेकिन एक बार परमार्दी देव पराजित हो गए थे। तो रिजल्ट ये रहा था कि परमार्दी देव पराजित हुए थे। भाई घन सुंदर जी और विजय श्री जी, ये नहीं क्यों लिखा आपने, मैं समझा नहीं। क्या रिजल्ट ये नहीं था? ये इसके लिए मना कर रहे हैं आप लोग? परमार्दी देव को पराजित किया था इन्होंने। ठीक है भाई, चलिएगा। इन हिज इनिशियल टाइम अच्छा, लिखवाया नहीं था, ओके। तो उसका रिजल्ट लिख लीजिएगा। अगर मैंने नहीं लिखवाया था महोबा का युद्ध का, विजयश्री किसको मिली थी? आपके पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज वॉन द बैटल, या पृथ्वीराज डिफीटेड परमार्दी देव, ये आप रिजल्ट लिख सकते हैं उसको। परमार्दी देव डिफीटेड, सॉरी, पृथ्वीराज डिफीटेड परमार्दी देव, या पृथ्वीराज वॉन द बैटल। ये बात है आपकी उसकी, महोबा के, बैटल ऑफ महोबा का। ठीक है। इन हिज इनिशियल पीरियड he also crushed the revolt of Nagarjun. He also भंडानक का ये जाति वर्तमान अलवर हरियाणा क्षेत्र में निवास करती थी। ये लिखवाया था मैंने। ये जाति वर्तमान अलवर हरियाणा क्षेत्र में निवास करती थी। इन्होंने विद्रोह कर दिया था इन जातियों ने, तो इन जातियों ने विद्रोह करने के कारण इनको दबाया गया था। ठीक है। अपने प्रारंभिक वर्षों में इन्होंने नागार्जुन के विद्रोह को भी दबाया। अपने प्रारंभिक वर्षों में इन्होंने नागार्जुन के विद्रोह को भी दबाया। इन हिज इनिशियल पीरियड ही ऑल्सो क्रश्ड द रिवोल्ट ऑफ नागार्जुन। अपने प्रारंभिक वर्षों में इन्होंने नागार्जुन के विद्रोह को भी दबाया। He was the son of Vigraraj IV. नागार्जुन was the son of Vigraraj IV. ये विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव के पुत्र थे। नागार्जुन बीसल देव का पुत्र था। नागार्जुन बीसल देव का पुत्र था। नागार्जुन बीसल देव का पुत्र था। तो ये इनिशियल टाइम में इन्होंने इन दो विद्रोहों को भी दबाया था। ये कल रह गया था भाई, शुरुआती दौर में लिखना चाहिए था हमको, पर कोई बात नहीं। तो ये पूछा जा सकता है भंडानकों का विद्रोह और नागार्जुन का विद्रोह किसके समय में हुआ था। तो ये हुआ आपका दो विद्रोह। अब देखिए
यहां पर हम देखते हैं कि एक और कंटेम्परेरी हैं पृथ्वीराज चौहान के, और वो हैं गुजरात के चालुक्य शासक। चालुक्य वंश था गुजरात में, जैसे चौहान है, राठौड़ हैं, ऐसे ही गुजरात में चालुक्य डायनेस्टी थी। और इनके जो कंटेम्परेरी थे चालुक्य शासक, वो थे भीम सेकंड। चालुक्य शासक थे ये, चालुक्य रूलर। और गुजरात, इसमें गुजरात और नीचे आपका जो इलाका है, सिरोही वाला इलाका, आपके जालोर वाला इलाका, वो पूरा का पूरा इलाका इसके अधीन था। यानी कहने का मतलब यह है कि पृथ्वीराज और चालुक्यों की सीमाएं टकरा रही थी, और चालुक्यों का संघर्ष बहुत पहला था, काफी पहला था। सोमेश्वर की हत्या इसी भीम द्वितीय के द्वारा की गई थी। ये रिस्पॉन्सिबल था, he was responsible for the murder of सोमेश्वर, फादर ऑफ पृथ्वीराज। तो अब इनके साथ में युद्ध होता है जिसको कहा जाता है नागौर का युद्ध 1184 में, और पृथ्वीराज ने चालुक्य शासक भीम द्वितीय को पराजित किया 84 में। लेकिन बाद में दोनों में ट्रीटी हो गई, और इस तरीके से जो बरसों पुराना चालुक्य चौहान संघर्ष चल रहा था उसका एंड हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गुजरात का, क्वेश्चन ये पूछा गया था, निम्न में से कौन पृथ्वीराज चौहान का समकालीन था? हु वाज द कंटेम्पररी ऑफ पृथ्वीराज चौहान? ठीक है, तो ये ऑप्शन में था भीम द्वितीय। अब देखिए कंटेम्पररी कौन कौन हो गए। परमार्दी देव हो गए, आपका जयचंद गहड़वाल हो गया, ये आपके भीम द्वितीय हो गए। तो ये सब जो भी उनके समकालीन थे उनका आप ध्यान में रखिएगा। तो अब आप नेक्स्ट लिखिएगा बैटल ऑफ नागौर। नागौर का युद्ध 1184। राजनीति चलती है भाई हर जगह, इसलिए नागार्जुन शासक नहीं बन पाया, और इतना कोई प्रबल शासक भी नहीं था ये, इसीलिए इसके विद्रोह को दबा भी दिया गया। चलिए, तो अब लिखेगा नागौर का युद्ध, बैटल ऑफ नागौर 1184। इसमें लिख लीजिएगा पृथ्वीराज ने गुजरात के चालुक्य शासक, पृथ्वीराज ने गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय को पराजित किया। पृथ्वीराज ने गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय को पराजित किया। पृथ्वीराज डिफीटेड भीम सेकंड, द चालुक्य रूलर ऑफ गुजरात। पृथ्वीराज डिफीटेड Bhim II, the Chalukya ruler of Gujarat. भीम द्वितीय पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर पृथ्वीराज द्वितीय के पिता सोमेश्वर का हत्यारा था। Bhim II was responsible for the murder of Someshwar. Bhim II was responsible for the murder of Someshwar, father of Prithviraj. ग्यारह सौ सतासी में 1187 में दोनों के बीच संधि हो गई।
दोनों के बीच संधि हो गई तथा चालुक्य चौहान संघर्ष समाप्त हुआ। दोनों के बीच संधि हो गई तथा चालुक्य चौहान संघर्ष समाप्त हुआ। In 1187, there was a treaty in between the two. There was a treaty in between the two and struggle between Chauhan and Chalukyas finished. Chauhan and Chalukyas finished. हाँ जी सौरभ जी, ये भीम द्वितीय जो थे इन्होंने हत्या करवाई थी सोमेश्वर की। भीम सेकंड जो था ये रिस्पॉन्सिबल था सोमेश्वर की हत्या का। ठीक है भाई, चलिए। हाँ वो पृथ्वीराज सेकंड उन्होंने लिख दिया, थर्ड है वो। चलिए भाई, ये हो गया आपका अलग अलग जो इनके यहाँ के जो कंटेम्प्रेरी रूलर्स थे उनके साथ में क्या इनके रिलेशंस थे, क्या उनके साथ में हुआ। अब एक फॉरेन इन्वेडर, मुस्लिम इन्वेडर आता है, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जिसको मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है, जो अफगानिस्तान का गौर प्रदेश है वहां से इसका उद्भव हुआ, और गजनी का जो अफगानिस्तान में प्रेजेंटली वहां का ये शासक था। ठीक है, तो देखिए जो मोहम्मद गोरी है ये अटैक करता है 1178 में, इधर से ही होता हुआ गया था, राजस्थान से होता हुआ गया था, पश्चिमी भारत से होता हुआ निकला था ये, और गुजरात पर अटैक करता है। लेकिन वहां पर मूलराज सेकंड थे चालुक्य शासक, वो इसको पराजित कर देते हैं 1178 में। इसके बाद आगे इसके पास में दो ऑप्शन थे, या तो वापस गुजरात पर अटैक करे या फिर दिल्ली पर अटैक करे, क्योंकि दिल्ली जो थी वो एक बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। सॉरी, राजधानी तो नहीं थी, अजमेर थी राजधानी तो इनकी, लेकिन हाँ पृथ्वीराज के अधीन थी दिल्ली उस समय। तो यहां पर हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी ने डिसाइड किया कि गुजरात पर अटैक ना करके मैं अटैक करूं दिल्ली पर, और उसको अधिकार में करने के बाद फिर चलूं गुजरात की तरफ। चौहानों को भी अपने अधीन करना था। तो अब डेफिनेटली कन्फ्लिक्शन होना था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो अब संघर्ष चलेगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में। तो अब आप हेडिंग डालिएगा, पृथ्वीराज एंड मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज एंड मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज एंड मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी गजनी ब्रैकेट में लिखा अफगानिस्तान का शासक था। मोहम्मद गोरी गजनी अफगानिस्तान का शासक था। मोहम्मद गोरी वॉज द रूलर ऑफ गजनी अफगानिस्तान। मोहम्मद गोरी वॉज द रूलर ऑफ गजनी अफगानिस्तान। उसने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। उसने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। He attacked Gujarat in 1178. He attacked Gujarat in 1178. लेकिन वहां के गुजरात के चालुक्य शासक थे मूलराज सेकंड।
तो उन्होंने पराजित किया इसको। किंतु चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय ने, गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय ने इसे पराजित किया। किंतु गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज सेकंड ने इसे पराजित किया। इसके बाद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण करने का निश्चय किया। दिल्ली पर आक्रमण करने का निश्चय किया। आफ्टर दैट he decided to attack Delhi. After that, he decided to attack Delhi. उस समय दिल्ली पृथ्वीराज के अधीन थी। At that time, Delhi was a part of Chauhan Empire. At that time, Delhi was the part of Chauhan Empire. Chauhan Empire. अतः दोनों के बीच संघर्ष जरूरी हो गया। That's why there was a struggle. अतः दोनों के बीच संघर्ष अवश्यंभावी हो गया। That's why there was a struggle in between the two. दोनों के बीच संघर्ष अवश्यंभावी हो गया। चलिए भाई, अब देखिए मोहम्मद गोरी आया है और उसने तबर हिंद, जो कि प्रेजेंटली भटिंडा है, भटिंडा में पड़ता, भटिंडा को तबर हिंद कहा जाता था और भटिंडा आपका पड़ता है पंजाब में। ठीक है, तबर हिंद पर अधिकार कर लिया और अपना डेरा इन्होंने डाला। अब क्योंकि ये तबर हिंद जो है, भटिंडा जो है, ये बिल्कुल बॉर्डर पर था, चौहान के, पृथ्वीराज चौहान के अधीन था तबर हिंद। तो जब यहां पर अधिकार किया तो इधर से चले हैं पृथ्वीराज अपनी सेना को लेकर के, और उधर से आया है आपका मोहम्मद गोरी, और दोनों का जो संघर्ष हुआ है वो तराइन के मैदान में हुआ। तराइन जो है वो प्रेजेंटली करनाल हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, और तराइन में 2 बैटल्स हुए इन दोनों के बीच में। तो ये था आपका तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो खैर अब इसमें पहले लिख लीजिएगा, दोनों के बीच संघर्ष का तात्कालिक कारण, दोनों के बीच संघर्ष का तात्कालिक कारण गौरी द्वारा तबर हिंद, भटिंडा पंजाब पर अधिकार करना था। The then reason
the then reason for the struggle was Gori occupied Tabar Hind Bhatinda. Gori occupied Tabar Hind Bhatinda, पंजाब में पड़ता है, Tabar Hind Bhatinda, and appointed Qazi Ziauddin, as his governor. Appointed Qazi Ziauddin as his governor. दोनों के बीच संघर्ष का तात्कालिक कारण गौरी द्वारा तबर हिंद भटिंडा पंजाब पर अधिकार कर वहां काजी जियाउद्दीन को अपना गवर्नर नियुक्त करना था। क्या गलती से सेकंड लिखवा दिया गया भाई? पृथ्वीराज सेकंड चेक कर लीजिए, थर्ड है भाई। अगर मैंने गलती से सेकंड बोल दिया है तो भाई थर्ड कर लीजिए। पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज थर्ड और राय पिथोरा ये भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, ओके ठीक है भाई। और ये क्योंकि तबर हिंद जो है बिल्कुल बॉर्डर पर था पृथ्वीराज के और इसके अधीन था, तो अब इसका अगर क्षेत्र कोई लेगा तो डेफिनेटली संघर्ष होगा। तो तात्कालिक कारण देन रीजन जो था वो था तबर हिंद पर अधिकार करना। ठीक, बाकी तो आपको पता ही है कि मेन रीजन क्या था कि उसकी जो महत्वाकांक्षा थी मोहम्मद गौरी की साम्राज्य विस्तार की, वो मेन रीजन था, दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्शन था। लेकिन देन रीजन तात्कालिक कारण तबर हिंद पर अधिकार था। चलिए भाई अब लिखिए फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191, तराइन का प्रथम युद्ध। अब देखिए यहां पर दिल्ली पर जब तोमरों को पराजित कर दिया था विग्रहराज चतुर्थ ने, तो दिल्ली के जो शासक थे वो इनके फ्यूडल बनकर रह गए थे, इनके सामंत बनकर रह गए थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि गोविंदराज जो कि उस समय दिल्ली का गवर्नर था, उसने भी पृथ्वीराज की मदद की है, अपनी सेना लेकर आया है, क्योंकि उसका सबऑर्डिनेट था, तो इस वजह से उसकी मदद करता है गोविंदराज। अब यहां पर इस बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज पराजित करता है मोहम्मद गोरी को। अच्छा, यहां पर क्या होता है कि ये जो तबर हिंद है इस पर अधिकार कर लिया जाता है पृथ्वीराज द्वारा, जब और काजी जियाउद्दीन को बंदी बना लेते हैं। फिर इसके बाद में तराइन का प्रथम युद्ध होता है और प्रथम युद्ध में पराजित हो जाता है आपका मोहम्मद गोरी। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा था यहां से, क्योंकि गोविंदराज ने अपने बर्छी से पूरा भरपूर वार किया था मोहम्मद गोरी पर, और बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से इसको निकालकर यहां से भगा दिया था। अब देखिए यहां पर क्या किया गया, काजी जियाउद्दीन को पकड़कर ले जाया गया अजमेर। ठीक है, दो गलतियां यहां पर की और बाद में इसको छोड़ दिया गया पृथ्वीराज द्वारा। पहली गलती। दूसरी गलती कि जब आप तराइन के युद्ध में जीत गए हो तो आपने भागती सेना को क्यों छोड़ दिया, ये आपने गलती क्यों की? क्योंकि इन्होंने आगे एक स्पेस दे दिया मोहम्मद गोरी को कि भैया अब तू दूसरी बार मेरे पे अटैक कर।
भाई मोहम्मद गोरी पूरी तरह से घायल हो चुका था, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा था, सेना का मोराल वैसे ही जो है ना डाउन था। तो आप अगर भागती सेना को पराजित कर देते, मतलब पराजित का मतलब अगर उन पर अटैक करते, तो ज्यादा दूर तक वो नहीं जा पाते। हो सकता है आप मोहम्मद गोरी को पकड़ भी लेते, उसको मार डालते, लेकिन जैसे ही अपनी सीमा पर पहुंचते हैं और वो भागती हुई सेना है तो उसको भागने दिया, जाने दिया। तो ये एक गलती बताई जाती है जो पृथ्वीराज चौहान के फेलियर का कारण बताया जाता है। उसमें ये भी एक कारण है कि इन्होंने अपनी सेना को उसके पीछे नहीं लगाया और उसको सकुशल जाने दिया गजनी। खैर, तो ये युद्ध जीत लिया गया है पृथ्वीराज चौहान ने। तो लिखेगा, पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। काजी जियाउद्दीन को अजमेर लाया गया, किंतु बाद में छोड़ दिया गया। काजी जियाउद्दीन brought to Ajmer, but later he was released. काजी जियाउद्दीन को अजमेर लाया गया, but later बस यही तो समस्या है। हमारी जो स्ट्रेटेजी थी वो डिफरेंट थी मुस्लिम से। मुस्लिम्स को येन केन प्रकारेण कैसे भी विक्ट्री हासिल होनी चाहिए, चाहे कैसे भी हासिल हो, साम दाम दंड भेद कैसे भी। और हमारी पॉलिसी थोड़ी डिफरेंट थी कि भाई ठीक है, शत्रु पराजित हो गया, जाने दो, क्यों मारा जाए उसको। लेकिन ये गलत है। खैर देखिए, जब कोई फेल हो जाता है ना, तो उसकी 100 तरह की मीन मेक निकाल दी जाती है। उसकी जरा जरा सी जो बहुत ही माइन्यूट सी मिस्टेक्स होती है, उनको बहुत बड़ा करके दिखाया जाता है। अब पृथ्वीराज चौहान अगर दोनों बार पराजित कर देते तो कोई गलती नहीं निकालता कि नहीं साहब कोई गलती नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि दूसरे में उसको मौका दे दिया, तो शत्रु को मौका तो दे ही दिया आपने, तो इस वजह से खैर चलिए जो भी है। तो इस तरीके से ये हुआ आपका तराइन का प्रथम युद्ध। अब देखिए, यहां पर अंडर एस्टिमेट किया पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को। उन्होंने अंडर एस्टिमेट यूं किया कि भाई देखिए, एक तो गुजरात में इसको जो है ना मुंह की खानी पड़ी, दूसरा मैंने भी जो है ना इसको थप्पड़ मार के भेज दिया वापस। तो ये पूरा जो है अपने जश्न में डूब गए, अपने विजय का जश्न मनाने लगे, और पूरा जो है कई कई महीनों तक जो है ना इनका जश्न चला। इधर पूरी तैयारी कर रहा है मोहम्मद गोरी, और उसने जो अपनी कमियां पहले युद्ध में देखी थी उसको उसने पूरा किया, और अगले ही साल पूरी 1 साल जबरदस्त तैयारी करने के बाद वो फिर आ धमकता है भारत, और फिर दोनों के बीच में युद्ध होता है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192। अब यहां पर इसने क्या किया है, हर तरीके से साम दाम दंड भेद जैसा भी है, तो इसने यहां पर आकर तराइन के मैदान में इसने एक मैसेंजर भेजा है कि भाई पहली बात तो यह कि आप मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लीजिए, वरना बहुत बुरा होगा। और दूसरा, इसने चाल खेली कि भाई मेरा मूड लड़ने का नहीं है। गौर प्रदेश के जो मेरे भाई साहब हैं, बड़े भाई, उनको मैंने मैसेज पहुंचाया है, और उनसे जैसा वो कहेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं करूंगा। लेकिन मैंने उनको ये कहा है कि आप युद्ध के लिए मत कहिएगा, मैं युद्ध करने के मूड में नहीं। ये मैसेज भी उसने पहुंचाया, और दिखावे के लिए उसने अपने जो पड़ाव डाला हुआ था सेना का, वहां पर जश्न शुरू कर दिए, कैंप फायर शुरू कर दी, और सैनिक जो है नाचने गाने इसमें व्यस्त हो गए। ये सारा काम किया धोखे से किसने, आपके मोहम्मद गोरी ने। अब देखिए, यहां पर पूरा 1 साल जश्न मनाने के बाद जब वो वापस आया लौटकर, तब पृथ्वीराज की तंद्रा भंग हुई, और उनको लगा कि तो वापस आ गया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट तो थे ही। तो पहली बात तो इन्होंने इनकार कर दिया कि
मुस्लिम धर्म ग्रहण तो क्या करूंगा, मैं आपसे मुलाकात युद्ध में ही करूंगा। और जांच पड़ताल के लिए अपने गुप्तचर भेजता है ये पृथ्वीराज चौहान, और वहां जो गुप्तचर जाते हैं और देखते हैं कि भाई वहां तो कैंप फायर चल रही है, लोग बाग नाच रहे हैं, गा रहे हैं सैनिक, तो उन्होंने आगे कहा कि हाँ सब बात तो सही कह रहा है, वहां तो कोई युद्ध की तैयारी नहीं चल रही, वहां तो सब अपने मजे में है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लग ही नहीं रहा जैसे युद्ध करने आया हुआ। तो पृथ्वीराज चौहान रिलैक्स हो गया कि नहीं अब ये अटैक नहीं करेगा, चलो अब देखते हैं, हम भी अपने जो ना विचार विमर्श कर लें क्या करना है क्या नहीं करना है, किस पर अटैक करें या फिर आगे क्या करना है। और इधर मोहम्मद गोरी ने सुबह ही सुबह आक्रमण करवा दिया, जब चौहान पूरे आश्वस्त होकर के अपने नित्य कर्मों में व्यस्त थे, और इधर आपके पृथ्वीराज चौहान भी अपनी नींद से उठे नहीं थे, और उसने सुबह सुबह आक्रमण करवा दिया। कौन सा हुआ? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। करनाल हरियाणा में पड़ता है भाई ये। द्वितीय युद्ध ये हुआ आपका 1192 में। ठीक है भाई, तो लिखेगा इसमें तराइन के प्रथम युद्ध में जो कुछ आपने लिखा उसके बाद लिखेगा मोहम्मद गोरी ने गजनी जाकर युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी, जबकि मोहम्मद गोरी ने गजनी जाकर युद्ध की तैयारियां प्रारंभ कर दी, जबकि पृथ्वीराज अपने विजय के जश्न में डूब गए। मोहम्मद गोरी started preparing for the next war. Mohammad Ghori started preparing for the next war after returning to Ghazni. Whereas Prithviraj was busy in celebrating his victory. Prithviraj was busy in celebrating his victory. ठीक है, अब लिखिएगा सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192। अब लिखिएगा दिस टाइम मोहम्मद गोरी defeated Prithviraj by deceiving him, धोखे से। यह युद्ध मोहम्मद गोरी ने धोखे से जीता। यह युद्ध मोहम्मद गोरी ने धोखे से जीता। अब देखिए यहां पर
हो सकता है पृथ्वीराज जीत भी जाते। अचानक हमला हो गया सुबह सुबह और कोई भी तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी ही हैड अ ह्यूज आर्मी। पृथ्वीराज के पास में बहुत बड़ी सेना थी, तो जीत भी सकते थे। लेकिन यहां पर एक समस्या और हो गई कि मोहम्मद गोरी ने दो इनके जो वॉरियर्स थे, दो योद्धा थे, उनको अपनी तरफ मिला लिया। सोमेश्वर का नाम था एक तो, और दूसरे का नाम था प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह और सोमेश्वर ने क्या किया, मोहम्मद गोरी को अपने स्वामी पृथ्वीराज के कुछ जो सीक्रेट्स थे उसको हराने के वो बता दिए, और इस वजह से ये जीत गया। ठीक है, तो लिखिएगा, पृथ्वीराज के दो सेनापति सोमेश्वर, पृथ्वीराज के दो सेनापति सोमेश्वर तथा प्रताप सिंह ने, सोमेश्वर तथा प्रताप सिंह ने अपने स्वामी पृथ्वीराज, अपने स्वामी पृथ्वीराज को हराने के कुछ भेद दे दिए, कुछ भेद दे दिए। पृथ्वीराज लॉस्ट द बैटल ड्यू टू, पृथ्वीराज lost the battle, lost the battle due to the deception, due to the deception of his two commanders, Someshwar and Pratap Singh, Someshwar and Pratap Singh. As they told the enemy, as they told the enemy the secrets of defeating their master, as they told the enemy the secrets of defeating their master. देखिए, इसमें मंजीत जी अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं। कोई 17 बार आक्रमण की बात करता है, कोई 16 बार आक्रमण की बात करता है। ये अलग अलग बात करते हैं, लेकिन इतिहासकार इनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। अरे भाई घनसुंदर जी, सोमेश्वर नाम का एक ही व्यक्ति होगा क्या? कोई दूसरे भी तो हो सकते हैं। अब आप कहोगे प्रताप सिंह तो जयपुर का शासक था, लेकिन प्रताप सिंह तो पैदा ही नहीं हुआ था। तो सोमेश्वर नाम का इनका एक कमांडर भी था और सोमेश्वर नाम के इनके फादर भी थे। ठीक है, तो लेकिन दो जो है बैटल जरूर हुए, ये हमें इनका प्रूफ भी मिलता है। लेकिन 17 बार आक्रमण किया, 12 बार आक्रमण किया, कोई 15 बार बताता है आक्रमण किया, तो इसको इतिहासकार नहीं मानते हैं। ठीक है, हालांकि लोग बाग अलग अलग ग्रंथ जो है, अलग अलग स्कॉलर जो अपने ग्रंथों में बात करते हैं, लेकिन दो डिसाइसिव बैटल्स हुए थे, इस बात को सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा धैर्य का धारण कीजिए मंजीत जी। आंखें फोड़ने की और वो सब कहानी आगे आएगी, अभी तो पकड़े कहां गए हैं। अभी तो क्या हुआ पृथ्वीराज का इस युद्ध के बाद, उसकी कहानी बस अब शुरू होने वाली है। थोड़ा सा धैर्य का धारण करें।
चलिए भाई, बात समझ में आ गई आपके। तो यहां पर क्या हुआ है, तराइन का जो द्वितीय युद्ध था, ये धोखे से आपके मोहम्मद गोरी ने जीत लिया। और यहां पर जो दो सेनापति थे इनके, सोमेश्वर और प्रताप सिंह, इन्होंने धोखा किया, जबकि गोविंदराज वीरगति को प्राप्त हो गए थे। गोविंदराज जो कि दिल्ली के गवर्नर थे, तोमर थे, वो वीरगति को प्राप्त हो जाते। अब देखिए फिर कंफ्यूजन आ जाएगा आपको। गोविंदराज यहां पर दिल्ली का गवर्नर भी है और पृथ्वीराज का बेटा भी है, जो अगला इसका सक्सेसर बनेगा। तो यहां पर कंफ्यूजन में मत आइएगा। गोविंदराज दो व्यक्ति हैं एट द टाइम ऑफ पृथ्वीराज। एक तोमर है जो कि सामंत है, दिल्ली का गवर्नर है, और एक पृथ्वीराज का बेटा है, गोविंदराज। ठीक है भाई, चलिएगा। चलिए अब सब आ जाएगा भाई, है ना, जस्ट वेट एंड वॉच। अब देखिए अलग अलग विद्वान अलग अलग बात करते हैं कि क्या हुआ पृथ्वीराज का जब उनको डिफीट उनको मिल गई, पराजित वो हो गए। तो अब क्या हुआ, देखिए एक मुस्लिम इतिहासकार है मिनहाज उस सिराज, ये कहते हैं कि हरियाणा के सिरसा नामक स्थान पर भागते हुए पृथ्वीराज को पकड़ लिया गया और इनको मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, कुछ विद्वान कहते हैं कि साहब इनको कोई दूसरी जगह है जहां पर इनको पकड़ लिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। चंद बरदाई जो कि इनका कॉर्टियर था और इनका बहुत अच्छा मित्र भी था, वो अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में कुछ अलग ही कहानी का आलाप करता है। देखिए क्या आलाप करता है। वो ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया और गजनी ले जाया गया, आंखें फोड़ दी गई पनिशमेंट के तौर पर, उनको टॉर्चर करने के लिए। और जब उनको गजनी में मारने की तैयारी चल रही थी कि मार डालो भाई इसको, तो वहीं पर पीछे पीछे चंद बरदाई पहुंच जाते हैं और मोहम्मद गोरी से कहते हैं कि साहब हमारे जो स्वामी हैं वो शब्द भेदी बाण चलाते हैं, यानी कि बहुत अच्छे आर्चरी इनको आती है, बहुत अच्छे आर्चर हैं। और शब्द भेदी का मतलब है कि बिना देखे इनके आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और जिधर से आवाज आ रही उसको भेद देंगे। तो आपने पट्टी बांधने की जरूरत तो है ही नहीं, वैसे आंखें फोड़ दी, दिखा है तो बेचारों को वैसे ही नहीं दे रहा है। तो मारने से पहले क्यों ना इनकी इस कला का कौशल देख लिया जाए, इस हुनर का देख लें जरा। मोहम्मद गोरी का बहुत अच्छी बात है, देखें जरा भाई क्या कैसे बिना जो है ना देखे जो आवाज पर निशाना लगा देता है। तो फिर एक बहुत ऊंचा सा स्थान बनाकर वहां अपना थ्रोन रखा, जो उसका सिंहासन है वो रखा गया और उस पर बैठ गया मोहम्मद गोरी। और एक बोलती चिड़िया, काफी बोलती थी, उसको जो है बैठा दिया गया एक पर्टिकुलर प्लेस पर और तीर कमान दे दिया गया पृथ्वीराज चौहान को और कहा गया कि भाई जो चिड़िया बोल रही है उस पर आपको निशाना लगाना। अब इधर पृथ्वीराज के पास जाते हैं चंद्रबरदाई और अपनी 4 लाइनें सुनाते हैं कि भाया 4 लाइनें सुना रही हूं, तो सुन ले ढंग से। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान बैठो मत चूके चौहान। 4 बांस 24 गज कि 4 बांस नाप ले। देखो पहले जो नापने का होता था ना, एक हाथ एक बांस, इस तरह के मेजरमेंट के तरीके होते थे। तो 4 बांस नाप ले, 4 बांस 24 गज, 4 बांस और उसके बाद 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण और 8 उंगली और ऊपर, यानी ये हाइट है उसकी, 4 बांस 24 गज और 8 उंगली। ये प्रमाण है, किस बात के प्रमाण है? अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान बैठो, इनके ऊपर बैठा हुआ है सुल्तान, मत चूके चौहान, कि भैया चूक मत, मैंने तेरे को पोजीशन बता दी है, अब तू सीधा तीर चला जहां जो पोजीशन मैंने बताई है उस पर। अब जैसे ये 4 लाइनें सुनी मोहम्मद गोरी ने, उसको बड़ी अच्छी लगी, वाह यार क्या राइम, गजब। तो उसने जैसे ही सुना तो बोला वाह क्या बात है, मजा आ गया, क्या कविता कही। अब एक तो वो बोला, शब्द भेदीबाण चलाना जानते ही थे ये, और दूसरा उसने उसकी पोजीशन बता दी कितनी हाइट पे बैठा हुआ है। तो जो तीर चलना चाहिए था चिड़िया की तरफ वो चला मोहम्मद गोरी की तरफ
और बिल्कुल सटीक निशाना लगाते हुए तीर ने अपना काम तमाम कर दिया और मोहम्मद गोरी को तीर जाकर लगा और मोहम्मद गोरी ऊपर से सीधा नीचे और नीचे से सीधा ऊपर। कहने का मतलब चंद बरदाई ने यह बताया कि मेरे स्वामी को मोहम्मद गोरी ने नहीं मारा, बल्कि मेरे स्वामी ने मोहम्मद गोरी को मार डाला था। और जैसे ही जो सेना थी मोहम्मद गोरी की वो लपकी दोनों की तरफ पकड़ने के लिए उनको, तो इधर पृथ्वीराज ने चंद बरदाई को और चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को मार डाला, आपस में एक दूसरे को मार डाला कि भाई शत्रु के हाथ पड़ने से पहले, उनके हाथों मरने से पहले बेटर होगा कि हम दोनों एक दूसरे को खत्म कर दें। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये कहानी कहता है चंद बरदाई अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में, इतिहासकार इसे गप के अलावा कुछ नहीं मानते। ठीक है, चलिएगा अब एक क्यों गप के रूप में मानते हैं इसको, क्योंकि हमें कुछ और एविडेंसेस मिले हैं कि ऐसा नहीं हुआ था। पहली बात, ये 1192 में ये घटना घट गई, यानी इनको पकड़ के 1192 में ले गए होंगे, 93 में ले गए होंगे, और ये जो बात है जो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मारा, ये 93 में मार डाला होगा। लेकिन मोहम्मद गोरी 1194 में आता है और चंदावर का युद्ध करता है जयचंद गहडवाल के साथ और उसको मौत के घाट उतारता है। उसके बाद कई बार वो आया यहां पर, भारत पर अटैक किया, जो यहां के प्रदेश थे उनको अपने अधिकार में किया, और इन प्रदेशों का स्वामी अपने गुलाम, अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाकर यहां से धन लूटकर वापस गजनी चला गया। और 1206 में जब वो इस तरह यहां पर अटैक करके वापस लौट रहा था, 1206 में, तब जो सिंध प्रांत है वहां पर खोखर जातियों ने उसकी हत्या कर दी। हमें इस बात के प्रमाण मिले हैं कि मोहम्मद गोरी की खोखर जाति द्वारा हत्या की गई थी। ठीक है, तो अगर 1206 में खोखर जाति ने उनकी हत्या कर दी, तो फिर वो कौन था भाई? जब आप कह रहे हैं कि 1193 में मौत के घाट उतार दिया, 1192 में उतार दिया, तो वो जो 1206 में मरा था वो कौन था भाई? मोहम्मद गोरी का भूत। दूसरी बात, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सत्ता स्थापित की। वो सुल्तान बनता है भारत का, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, तो सॉरी, दिल्ली को नहीं बनाता, लाहौर को बनाता है वैसे तो वो, पर दिल्ली पर अधिकार रखता है, भारत पर अधिकार रखता है। ठीक है, तो अगर मोहम्मद गोरी पहले ही मर गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्यों इंतजार किया इतना लंबा समय शासक बनने के लिए? तो ये ऐसे प्रमाण हैं जो हमें इस बात को गलत साबित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि चंद बरदाई झूठ बोल गया। ठीक है भाई, वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ, ये एक बड़ा अच्छा, धीरज जी ने, मुझे उम्मीद थी कोई ना कोई तो पूछेगा कि फिर चंद बरदाई ने कैसा लिखा मरने के बाद। बिल्कुल सही बात है, अगर वो मर गया पृथ्वीराज चौहान के हाथों तो फिर लिखा किसने? देखिए, जो पृथ्वीराज रासो है उसमें वो लिखता है कि मैंने ये ग्रंथ लास्ट में अपने पुत्र जल्हण को दे दिया। तो इसको कंप्लीट करने वाला लास्ट का जो पार्ट है लिखने वाला, वो पृथ्वीराज चंद बरदाई का बेटा जल्हण था। तो इसको कंप्लीट किया जल्हण ने। वो लिखता है ये सारी बातें कि साहब उसने उसको और उसने उसको मार डाला। अब देखिए, जो भी हो, रासो ग्रंथ है, अतिशयोक्तिपूर्ण, जबरदस्त तरीके से, मैंने बताया ना, रासों में खतरनाक तरीके से बातों को कहा जाता है, जो नहीं है उसको भी करके दिखा देते हैं। तो ये सिर्फ एक, हम कह सकते हैं कि अपने स्वामी को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, जैसे चंद बरदाई अग्निकुंड के से उत्पत्ति बताता है और प्रतिहार चालुक्य और परमारों से जो है ना ज्यादा श्रेष्ठ बताता है चौहानों को। तो ये सिर्फ अपने स्वामी को महिमा मंडन करने का एक काम किया है चंद बरदाई ने।
तो फिर भाई रियलिटी में हुआ क्या था, ये तो बताओ। कि पृथ्वीराज चौहान का आखिरकार सिरसा में पकड़ के उसकी हत्या कर दी गई, कहीं और पकड़ के हत्या कर दी गई, गजनी ले जाया गया, उसको भी आप मना कर रहे हो। तो फिर वास्तविकता क्या थी? तो देखिए, उस समय के मोहम्मद गोरी के कुछ कॉइन्स मिले हैं, सिक्के। मोहम्मद गोरी ने कुछ सिक्के जारी किए थे और उन सिक्कों पर हमें ये सिक्के का ये वाला साइड और ये उसका पीछे वाला साइड, तो इस तरफ हमें लिखा मिलता है मोहम्मद गोरी का नाम और उसके दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान का नाम मिलता है। तो भाई ये क्यों, ऐसा क्यों कि एक तरफ उसने अपना नाम लिखवाया और दूसरी तरफ शत्रु का नाम लिखवा दिया? भाई शत्रु ही तो था, मार डाला। तो ऐसा क्यों किया? तो देखिए, ये जो सिक्के हैं ये बहुत ही प्रबल प्रमाण है इस बात का कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया। वो नहीं चाहता था उसको मारना, कि आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए और आप यहां के शासक बनिए। तो पृथ्वीराज ने ऐसा कर लिया, लेकिन बाद में जब उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, षड्यंत्र रचा मोहम्मद गोरी से छुटकारा पाने का, तो इनको मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, तो ये आजकल के जो इतिहासकार हैं वो इसको सही मानते हैं, यूनानिमसली एक्सेप्टेड ये वाला जो मत है, ये व्यू जो है, ये सबसे ज्यादा प्रबल प्रमाण है। और इसका जो सिक्कों वाला मामला है, देखिए भारत के इतिहास में ऐसा अनेक बार हुआ जब जो मेन रूलर है वो अपने सबऑर्डिनेट रूलर का अपने सिक्कों पर अपने नाम के साथ उनका नाम लिखवाता है। तो इसलिए फाइनली हम कह सकते हैं, जो इतिहासकार भी मानते हैं, कि पृथ्वीराज चौहान को अपनी अधीनता में मोहम्मद गोरी ने अजमेर का शासक बनाया, लेकिन बाद में जब उन्होंने स्वतंत्र होने का षड्यंत्र रचा तो उनको मौत के घाट उतार दिया गया। यही बात प्रूव्ड है और यही बात मान्य है। क्लियर? धीरज जी क्या कह रहे हैं, उसका बेटा तो था ही नहीं वहां, तो कहां गया था? पिकनिक मनाने। रासों में ऋतिक जी क्या कह रहे हैं? रासों में नहीं है अष्टांगुल प्रमाण। क्यों रासों में क्यों नहीं लिखा हुआ? ये सारी बातें पृथ्वीराज रासों की तो मैं बता रहा हूं आपको। देखिए चेतन कुमार जी उनके साथ थे, वो शिमला गए थे, नहीं लिखा। ऋतिक जी कह रहे हैं नहीं लिखा। आप कैसे कह सकते हो? आपने पढ़ा है क्या भाई पृथ्वीराज रासो? आप तो मुझे सोर्स बता दीजिए, भेज देना, वो कोई दिक्कत नहीं। किस सोर्स में है ऐसा? ऐसा किस में लिखा है कि वहां नहीं लिखा हुआ? कौन सी बुक में लिखा हुआ? ये मुझे थोड़ा सा बता दीजिए एक बार बस। अच्छा, पृथ्वीराज रासो ही भेज देंगे? चलो भेजिए, भेज दीजिएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लेते हैं। क्योंकि पृथ्वीराज रासो मेरा पढ़ा हुआ नहीं है भाई, मैंने ओरिजिनली उसको देखा भी नहीं कैसा है पृथ्वीराज रासो, बस सुना ही सुना है कि पृथ्वीराज रासो कोई ग्रंथ है। तो पृथ्वीराज विजय भी है, बिल्कुल है। पृथ्वीराज विजय की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, जो कि जयानक ने लिखा था, जो कि उसका दरबारी विद्वान था, उसने तो नहीं लिखा, लेकिन चंद्रबरदाई तो लिख के गया है भाई इस चीज को। तो फिर ये कथा कहां मिलती है? ये क्यों कहा गया कि भाई जो 4 लाइनें कहा है इसने, वो कहां से मिली? वो कैसे आपको मतलब इतिहासकारों को वो कहां से मिली? ये बात समझ में नहीं है। खैर चलिए, आप मुझे भेजिएगा क्या है कैसे है, उसको हम देख लेंगे। ठीक है, लेकिन होना चाहिए ओरिजिनल। कोई गाइड वाले ने अगर लिख दी हो कि मैंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, उसका ट्रांसलेशन किया, तो मैं उसको नहीं मानूंगा। चलिए खैर, हालांकि कोई बात नहीं, आप एक बार भेजिए, मैं ज्यादा यहां पर आगे कुछ कहूंगा नहीं।
रासों में 100 साल बाद तक के राजाओं का जिक्र है। ठीक है, मैं मान रहा हूं उस चीज को, होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन बात ये समझ में नहीं आ रही है, गले से ये नहीं उतर रही है कि ये जो लाइनें हैं चंद बरदाई ने, ये नहीं कही, ये उसमें नहीं लिखा हुआ, तो फिर कैसे ये कहानी बन गई? हर जगह ये लिखा हुआ है कि उसने उसकी पोजीशन को बताया है कि कितने ऊपर बैठा हुआ है। तो खैर चलिए, आप भेजिएगा, देखते हैं। तो भाई ये चीज है, चलिएगा आप लिखिएगा। लास्ट लाइन क्या थी भाई? तराइन का द्वितीय युद्ध जीत लिया। अच्छा चलिए, अब इसका क्या हुआ इसकी बात कर लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान के लिखेगा, मिनहाज उस सिराज के अनुसार, मिनहाज उस सिराज के अनुसार पृथ्वीराज को सिरसा हरियाणा, सिरसा हरियाणा स्थान पर पकड़ लिया गया एवं मार डाला गया। अकॉर्डिंग टू मिनहाज उस सिराज, पृथ्वीराज, अकॉर्डिंग टू मिनहाज उस सिराज, अकॉर्डिंग टू मिनहाज उस सिराज, पृथ्वीराज was caught at Sirsa, Haryana, and sentenced to death. Sentenced to death. चंद बरदाई के अनुसार, चंद बरदाई के अनुसार पृथ्वीराज को पकड़कर गजनी ले जाया गया। पृथ्वीराज को पकड़कर गजनी ले जाया गया तथा वहां पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को मार डाला। मोहम्मद गोरी को मार डाला। अब वो मार कैसे डाला वो आपको मैंने सारी बात बता दी है। तथा पृथ्वीराज और चंदबरदाई ने एक दूसरे को मार डाला। अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो, या अकॉर्डिंग टू चंद्रबरदाई भी लिख सकते हैं आप। अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो, अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज was taken to, Prithviraj was taken to Ghazni, and there he killed Gauri, and there he killed Gauri. After that, Prithviraj and Chandbardai killed each other. After that, Prithviraj and Chandbardai killed each other. Killed each other. ठीक है, अब लिखिएगा आधुनिक इतिहासकारों जैसे डॉक्टर दशरथ शर्मा,
डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा आदि के अनुसार आधुनिक इतिहासकारों जैसे डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा आदि के अनुसार गौरी ने पृथ्वीराज को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया। अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया, किंतु जब पृथ्वीराज ने स्वतंत्र होने की कोशिश की तो उन्हें मार डाला गया। परंतु जब पृथ्वीराज ने स्वतंत्र होने की कोशिश की तो उन्हें मार डाला गया। अकॉर्डिंग टू modern historians like Dr. Dashrath Sharma, Dr. Gopinath Sharma, etc., according to modern historians, पृथ्वीराज नहीं, गौरी, according to modern historians like Dr. Dashrath Sharma, Dr. Gopinath Sharma, Gauri appointed Prithviraj as ruler of Ajmer under his subordination. Appointed Prithviraj as a ruler of Ajmer under his subordination. But when Prithviraj tried to free himself, free himself, he was killed. अब एविडेंस लिख लीजिएगा, प्रमाण। उस समय के गौरी के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। प्रमाण, इस बात का क्या प्रमाण है, क्या एविडेंस है? प्रमाण, उस समय के गौरी के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं जिनके एक तरफ मोहम्मद गोरी व दूसरी तरफ पृथ्वीराज का नाम अंकित है। एविडेंसेस लिख लीजिएगा डैश करके, एविडेंसेस। सम कॉइन्स ऑफ मोहम्मद गोरी आर फाउंड। Some coins of Muhammad Gori are found
on one side of coin there is Gauri's name, and on other side Prithviraj's name is written. चलिए भाई, इतिहासकारों के नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। और भी हैं लेकिन मेन यही है। अच्छा चलिए, बता दिया आपने, ठीक है भाई, चलिएगा। तो ये हुआ आपका पृथ्वीराज चौहान का मामला। अब देखिए, इनके कुछ दरबारी विद्वान हैं, कोर्टियर्स हैं, उनके आप नाम ध्यान में रखिएगा। तो द कोर्टियर्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान, चंद बरदाई, इन्होंने लिखा पृथ्वीराज रासो। दूसरे थे आपके जयानक, जिन्होंने लिखा पृथ्वीराज विजय। ठीक है। ये जो चंदबरदाई हैं, देखिए चंदबरदाई का जो ओरिजिनल नेम था वो था पृथ्वी भट्ट। जो चंदबरदाई हैं, उनका जो ओरिजिनल नेम था वो था पृथ्वी भट्ट कहा जाता था। ठीक है भाई। इसके अलावा आपके वागीश्वर, जनार्दन, इनके ग्रंथ नहीं मिलते हैं। कौन सी बुक इन्होंने लिखी वो हमें नहीं मिलती है। विद्यापति गौड़, चंदबरदाई जिनका वास्तविक नाम है पृथ्वी भट्ट, इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। जैनक ने लिखा पृथ्वीराज विजय। वागीश्वर, जनार्दन, विद्यापति गौड़। हाँ, एक और हैं आपके विश्वरूप, आशाधर, ये कुछ इनके दरबारी विद्वान थे, कॉर्टियर्स थे। ठीक है भाई। अब देखिए, इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, आई थिंक ये सब लिख लिया होगा आपने, दल पुंगल। दल पुंगल का मतलब होता है कि अति विशाल सेना का स्वामी, मास्टर ऑफ स्टुपेंडस फोर्सेस। तो इन्होंने दल पुंगल की उपाधि धारण की। इन्होंने दल पुंगल, अति विशाल सेना का स्वामी। अति विशाल सेना का स्वामी होता है दल पुंगल का मतलब अति विशाल सेना का स्वामी। दल पुंगल की उपाधि धारण की। He gained the title of
दल पुंगल, मास्टर ऑफ stupendous forces. मास्टर ऑफ स्टूपेंडस फोर्सेस। और इन्होंने दिल्ली में एक दुर्ग भी बनवाया था जिसका नाम है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का दुर्ग लिखिएगा। इन्होंने दिल्ली में पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया। इन्होंने दिल्ली में पिथौरागढ़ का निर्माण भी करवाया। पिथौरागढ़ दुर्ग। ठीक है भाई, चलिएगा अब देखें जरा आगे की कहानी कि भाई पृथ्वीराज के बाद क्या हुआ यहां पर। तो हम देखते हैं कि ये दोनों पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे, दल पुंगल वाला भी और पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण दिल्ली में करवाया था इन्होंने। चलिएगा, हाँ जी। तो अब देखिए पृथ्वीराज का बेटा है गोविंदराज। तो गोविंदराज से काफी बड़ी धनराशि लेने के बाद अपनी अधीनता में शासक बना है, शासक बनाया है किसको? गोविंदराज को। अब इधर गोविंदराज को शासक बनाया गया और मोहम्मद गोरी वापस गजनी चला गया। तो इधर इसका चाचा है किसका? गोविंदराज का, यानी पृथ्वीराज का छोटा भाई हरिराज। हरिराज गद्दी प्राप्त करना चाह रहा है। तो हरिराज ने मोहम्मद गोरी के जाते ही अटैक किया अजमेर पर और अधिकार कर लिया, उसको हटाकर गोविंदराज को अधिकार कर लिया अजमेर पर। जैसे ही गोरी को पता चला तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसका भारतीय प्रदेशों का गवर्नर है, उसको आदेश दिया कि भाई गोविंदराज को वापस बैठाइए। कुतुबुद्दीन ऐबक अटैक करता है हरिराज पर, हरिराज, हाँ बिल्कुल हरिराज पर अटैक करता है। हरिराज यहां से भाग जाता है। गोविंदराज को कुतुबुद्दीन ऐबक वापस शासक बना देता है। अब इसके बाद में क्या हुआ कि गोविंदराज को फिर हटाने की कोशिश कर रहा है हरिराज, और उससे बार बार कोशिश है उसकी नाकाम हो रही है, लेकिन कोशिश उसकी जारी है। तो यहां पर गोविंदराज हो गया परेशान। बोले यार क्या मेरे को क्या समझ रखा, टेबल टेनिस की बॉल जो चाहता है हटा देता है, फिर वापस बैठा देता है, फिर हटा देगा, फिर हटाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इससे वो परेशान हो गया और वो यहां से चला जाता है रणथंभौर और वहां पर नींव डालता है चौहानों की। तो रणथंभौर के जो चौहान है उसकी नींव डालने वाला था गोविंदराज। और इधर हरिराज जो है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक से परेशान होकर के आत्महत्या कर लेता है। तो इस तरीके से यहां पर चौहानों का राज खत्म होता है। गोविंदराज लास्ट शासक है अजमेर के चौहानों का, और रणथंभौर के चौहान जो थे वो इसी ब्लड रिलेशन से थे, सेम ब्लड रिलेशन से थे, और वहां का प्रथम शासक बनता है गोविंदराज। ठीक है भाई, तो यहीं से निकले आपके रणथंभौर के चौहान। ठीक है जी। देखिए ग्रंथ तो रखे ही रहते हैं भाई, कहीं ना कहीं। अब आप देखिए कि आज भी आपको अंग्रेजों के जमाने के जो है ना लिखे हुए मिल जाते हैं, तो उनको संभाल कर रखा जाता है तभी वो मिलते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है चेतन कुमार जी। 1194 की बात है जब उसने रणथंभौर के चौहानों की नींव रखी थी। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट कुछ मैं कहना चाह रहा था भाई। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, जो अजमेर में जिनकी दरगाह बनी हुई है, ये मोहम्मद गोरी के साथ ही आए थे। जब मोहम्मद गोरी ने अटैक किया था तब ये उसके साथ आए थे और अजमेर को उन्होंने अपना केंद्र बनाया था और यहीं पर इनकी डेथ भी हुई थी। इस चीज को आप लिख लीजिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ ही भारत आए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती केम इंडिया
with मोहम्मद गोरी, तथा अजमेर को उन्होंने अपना केंद्र बनाया था। एंड ही मेड अजमेर एज हिज सेंटर, अपना केंद्र अजमेर को बनाया था। एंड ही मेड अजमेर एज हिज सेंटर। ठीक है जी। अब लिखिएगा पृथ्वीराज के बाद गोविंदराज को अपनी अधीनता में, पृथ्वीराज के बाद उसके पुत्र गोविंदराज को अपनी अधीनता में गौरी ने अजमेर का शासक बनाया। अजमेर का शासक बनाया। गौरी अपॉइंटेड पृथ्वीराज सन गोविंदराज गौरी अपॉइंटेड पृथ्वीराज सन गोविंदराज as the ruler of Ajmer under his subordination, appointed as the ruler of Ajmer under his subordination. किंतु पृथ्वीराज का भाई हरिराज गद्दी प्राप्त करना चाहता था। बट ब्रदर ऑफ पृथ्वीराज हरिराज wanted to become the ruler of Ajmer, गोविंदराज अंत में गोविंदराज 1194 में अंत में गोविंदराज 1194 में रणथंभौर चला गया तथा वहां चौहानों की नींव रखी। Lastly, Govindraj went to Ranthambore. And there he founded Chauhan dynasty. देवड़ा चौहान हरिराज से ही निकले। देवड़ा चौहान कह नहीं सकते भाई। होता कुछ नहीं, नई नई नींव रखने से अपना अपना राज्य स्थापित करना है भाई। गोविंदराज ने देखा यहां जो है ना मेरे चाचा संघर्ष कर रहे हैं मेरे साथ में, तो बेटर है कि मैं अलग जाकर के कहीं अपना जो है ना स्थापित कर लूं अपना। तो उसने वहां अपना स्थापित कर लिया। भाई आदमी थोड़ा शांति से जीने वाला चाहिए ना, कोई शांति से जीना चाहता है तो एक जगह परेशानी है कि चल यार मैं दूसरी जगह चला जाता हूं, तुम खुश रहो, भाड़ में जाओ, मैं तो वहां शांति से रह लूंगा। तो ऐसे दूसरी जगह इसने स्थापित कर ली और उसको मोहम्मद गोरी ने भी जो है अनुमति दे दी कि ठीक है मैं आपको रणथंभौर का स्वतंत्र शासक घोषित करता हूं, लेकिन मेरे सबऑर्डिनेशन। तो यही होता है। चलिएगा
हाँ वही समझ लीजिएगा। चलिए भाई, अब हम आ जाते हैं चौहान्स ऑफ रणथंभौर, रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान, चौहान्स ऑफ रणथंभौर। तो भाई रणथंभौर के चौहान और अजमेर के चौहान दोनों एक ही हैं, एक ही ब्लड रिलेशन से हैं। तो यहां पे आप सारी बात मैंने पहले आपको लिखवा दी है, तो यहां पर आप लिख लीजिएगा संस्थापक, फाउंडर गोविंदराज इन 1194। बस सिंपली ये लिखिएगा, बाकी डिटेल तो अपने पहले लिख ली। संस्थापक गोविंदराज 1194 में। ठीक है जी। अब देखिए इसके बाद में यहां पर जो आगे शासक आते हैं उनमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। इसके बाद में वल्लण आता है, वल्लण देव, फिर प्रहलादन आता है, फिर वीर नारायण आता है, फिर वाघभट्ट आता है, फिर जैत्र सिंह आता है, और जैत्र सिंह के बाद में आता है हम्मीर देव चौहान। यहां हमारे लिए इंपॉर्टेंट हम्मीर देव चौहान है, जहां से ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है भाई। सौरभ जी एक बार वापस जाइए आप फोर्ट वाली स्लाइड पर, फोर्ट वाले लेक्चर पर, और उसको देखिए, वहां मैंने पूरा डिटेल बताया था, आप भूल जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया था, एक स्टूडेंट कल मेरे पास में उसका व्हाट्सएप आया था, तो बोले सर 1818 में हुई थी संधियां, तो और कहते भी 1818 की संधि है, करौली ने 1817 में की, तो फिर क्यों इसको जो 1818 की कहते हैं। मैंने पूरा डिटेल बताया था भाई आपको। मैक्सिमम जो संधियां थी वो 1818 में हुई थी, लेकिन करौली और कोटा ने 1817, दो ही तो थे, और फिर सिरोही था जो 1823 में किया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था सर लास्ट में झालावाड़ बना था, तो झालावाड़ के साथ में संधि हुई थी। भाई हुई थी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो 18 की जो संधियां हुई थी, इनके जो प्रोविजंस थे वो झालावाड़ पर लागू नहीं थे। लागू का मतलब है वो प्रोविजन ये नहीं थे, तो हम झालावाड़ को 1818 की संधियों से नहीं देख सकते। हाँ, सिरोही का 1823 में हुआ था, लेकिन वहां पर 1823 में जो प्रावधान थे वो बिल्कुल वो के वही थे जो 1818 की संधियों में थे। ठीक है, तो मैंने तो सिंपली उस स्टूडेंट को ये लिखा कि आप एक बार वापस से उस लेक्चर को देखिए, वहां पता चलेगा। अब मैं डिटेल में क्या बताऊं, बताइए, पूरा डिटेल में लिखूं जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, कैसे पॉसिबल है। तो आप कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन इस तरह का हुआ करे तो आपको अवेलेबल है भाई, आपकी जो वीडियोस हैं वो आपको अवेलेबल है, कभी भी आप देख सकते हैं। तो एक बार देखिए उनको, फिर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको इसलिए बता दिया है, अगर वो स्टूडेंट मेरे को सुन रहे हैं इस समय, तो 1818 की जो संधियां जिसको हम कहते हैं ट्रीटीज ऑफ 1818, सबऑर्डिनेट अलायंस की जो ट्रीटी जो हुई थी। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कल मेरे से कि सबऑर्डिनेट कुछ और वर्ड था, वो एक ही बात है भाई, शायद वो ग्रुप में पूछा था मेरे ख्याल में, आपके जो दो ग्रुप बने हुए हैं उसमें किसी ने पूछा था, तो मैंने हालांकि लिख दिया था कि सबऑर्डिनेट अलायंस ही है वो। खैर चलिए, तो केवल दो ही थे जिन्होंने 1817 में की, मैक्सिमम ने 1818 में की, इसलिए इसको 1818 की संधि कहते हैं। चलिएगा भाई, अब इसके बाद में आपके वाल्लन, प्रहलादन, वीर नारायण, वाघभट्ट, और फिर आते हैं आपके जैत्र सिंह। जैत्र सिंह जो थे उन्होंने अपने जीवित रहते हुए ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया था हम्मीर देव चौहान को, और उसके पक्ष में राजपाट का त्याग किया था और जंगलों में चले गए थे। ठीक है, तो यहां पर और जितने भी शासक हैं गोविंदराज के बाद में, बस गोविंदराज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये फाउंडर है चौहान्स ऑफ रणथंभौर का। इसके बाद कोई शासक इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सीधे आइएगा हम्मीर देव चौहान पर। ये महान शासक हुआ, न सिर्फ रणथंभौर का बल्कि राजस्थान का भी एक महान शासक माना जाता है। ठीक है, और 1282 से 1301 इनका रेन पीरियड है, 1282 टू 1301।
देखिए मंजीत जी, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, देखिए अलग अलग संप्रदाय थे मुस्लिम्स में, सूफी संत थे ये। जैसे हम सूफी मूवमेंट पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो जैसे भक्ति मूवमेंट था हमारा, हमारे जो हिंदू धर्म में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए भक्ति को उन्होंने अपना प्रमुख साधन बनाया था, हिंदू धर्म को प्योरीफाई करने के लिए, इसलिए वो भक्ति आंदोलन कराया। ऐसे ही मुस्लिम्स में सूफी आंदोलन था, उसमें जो है ना सूफीज कहलाते थे, जो उनके जो क्या कहना चाहिए कि उनके जो महात्मा थे, संत थे, उनको सूफी कहा जाता था। तो ये सूफी जो थे ये अलग अलग संप्रदाय के थे, ठीक है। ऐसे ही एक चिश्ती संप्रदाय था जिसके थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं संत थे मुस्लिम्स के। तो ये उसके साथ में आए थे, और यहां पर जिस तरह से हिंदू संत जो हैं अच्छी बातों का प्रवचन देते हैं, अच्छा जीवन जीने के लिए आपके जीवन को सुधारते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं, इसी तरीके से इन्होंने अपना सेंटर बनाया था। सेंटर बनाने का मतलब ये नहीं कि यहां पे इन्होंने जो है कोई केंद्र खोला और अपने जो है कोई बिजनेस शुरू किया था। इसका मतलब है ये दिल्ली में अजमेर में रहे, यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी और यहीं अपने प्रवचन वगैरह देते थे, यहीं पर इनकी दरगाह बनी हुई है, ये मतलब हुआ। हेमलता जी ने कौन सा क्वेश्चन भेजा था भाई? आपने क्वेश्चन भेजा था हेमलता जी, कौन सा क्वेश्चन था भाई? मैंने देखा या नहीं देखा मुझे ध्यान नहीं है। क्या क्वेश्चन था एक बार जरा बताइए। स्वरूप सिंह वाला है? स्वरूप सिंह वाला कौन सा था भाई? स्वरूप सिंह वाला कौन सा था? मैं भूल गया भाई, हो सकता है मैंने देखा हो पर मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा कब भेजा था आपने। सती प्रथा का, स्वरूप सिंह का सती प्रथा का, एक बार वापस भेजिएगा प्लीज, है ना? एक बार वापस भेज दीजिए प्लीज। मेरा क्या अभी थोड़ा सा ऐसा ही रहता है वो, नहीं। अब मैंने कल एक वो वीडियो डाल दिया, अच्छा सा लगा मुझे, ज्यादातर यही होता है वैसे, 2 ग्रुप में डाल दिया था और एक ग्रुप में तो इतना ज्यादा डिस्कशन हो गया कि मुझे लगा मैंने गलत डाल दिया, मुझे डालना ही नहीं चाहिए था। तो भाई ऐसे ठीक है कि एंटरटेनमेंट के लिए है, डाल दिया मैंने, तो उसको इतना ज्यादा मतलब लंबा मत खींचा कीजिए आप लोग। आप उस पर कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं, तो इजी लिया कीजिए हर चीजों को, कोई ऐसा दिल पे मत लिया कीजिए आप। चलिए भाई खैर, तो हमीर देव चौहान 1282 से 1301 इनका शासनकाल रहा है। अब देखिए हमीर देव चौहान जो है, इन्होंने शासक बनते ही इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू कर दिया और इन्होंने बहुत बड़े प्रदेश पर अधिकार किया, बहुत से लोगों को इन्होंने पराजित किया। लेकिन उनमें से 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं। तो इन्होंने एक तो परमार शासक थे भोज, उनको पराजित किया था, और मेवाड़ पर अटैक करके, और इन्होंने समीर सिंह वहां पर थे जिनको पराजित किया था मेवाड़ के। और उसके बाद इन्होंने कोटि यजन यज्ञ करवाया था। कोटि यजन यज्ञ, कोटि यजन यज्ञ होता है जब आप अपने साम्राज्य का विस्तार करके एक विस्तृत क्षेत्र में अधिकार कर लेते हैं, तो उसके बाद में कोटि यजन यज्ञ होता है। तो ये इन्होंने करवाया था। ठीक है भाई, चलिए लिखेगा। इन्होंने परमार शासक भोज, परमार शासक भोज तथा मेवाड़ के शासक समीर सिंह, समीर सिंह सॉरी समीर सिंह, समीर नहीं, समीर सिंह को पराजित किया, समीर सिंह को पराजित किया। He defeated Bhoj Parmar and Mewad ruler Samer Singh.
विशाल राज्य स्थापित करने के बाद, विशाल राज्य स्थापित करने के बाद इन्होंने कोटि यजन यज्ञ का आयोजन भी किया। लिखिएगा भाई कि कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ बात चल रही थी स्टाफ से। तो कोटि यजन यज्ञ करवाया। विशाल राज्य स्थापना के बाद इन्होंने कोटि यजन यज्ञ करवाया। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग a huge empire, he practiced Koti Yajan Yagya. He practiced Koti Yajan Yagya. ठीक है भाई, चलिएगा। अब मुस्लिम इन्वेडर्स हैं जो अटैक करते हैं, और उसमें आता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 2 बार अटैक करता है, लेकिन दोनों बार वो विजय हासिल नहीं कर पाता है, और खिशानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति हो गई जलालुद्दीन खिलजी की। तो उसने क्या किया है, ये एक कोटेशन है उसकी, एक सेइंग है, एक कथन है कि जब लोमड़ी को वो नहीं मिले, अंगूर नहीं मिले, तो कहा जाता अंगूर खट्टे हैं। तो सेम चीज इसके साथ में हुई है। इसने कहा कि ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, तो मैं ऐसे 10 किलो को कुर्बान कर सकता हूं, अपने मुसलमान भाइयों के मृत्यु नहीं चाहता हूं। तो इसलिए ऐसा कहते हुए वापस लौट गया था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है, तब वो इस पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो लिखेगा जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने, दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने, दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया, 2 बार रणथंबोर पर आक्रमण किया, किंतु जीत नहीं पाया। तथा यह कहते हुए वापस लौट गया कि ऐसे 10 दुर्गों को, ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता या नहीं मानता। ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता। जलालुद्दीन खिलजी अटैक्ड रणथंबोर फोर्ट 2 times. Jalaluddin Khilji attacked Ranthambore 2 times.
after second attempt, he returned back by saying, I don't consider even 10 such forts. I don't consider even 10 such forts as equal to a hair of a Muslim, as equal to a hair of a Muslim. I don't consider even 10 such forts as equal to a hair of a Muslim. अब लिखेगा अलाउद्दीन एंड हमीर, अलाउद्दीन एंड हमीर, अलाउद्दीन एंड हमीर। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी, हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि साउथ इंडिया पर अपना अधिकार करने वाला पहला मुस्लिम शासक हुआ, तो वो राजस्थान को क्यों छोड़ता, तो डेफिनेटली उसको ऑक्यूपाई करना ही था सभी को। और रणथंबोर फोर्ट एक बहुत मजबूत फोर्ट था, तो इस वजह से उसने अटैक करवाया 1299 में उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंबोर पर। देखिए मेन रीजन तो वही साम्राज्य विस्तार है, इसमें तो कोई दोहराए वाली बात नहीं। लेकिन अगर हम देन रीजन देखते हैं, तात्कालिक कारण कि क्या कारण था कि उन्होंने अटैक किया यहां रणथंबोर पर, तो देखिए इनका एक सेनापति था मोहम्मद शाह, और जब इसने गुजरात पर अटैक करवाया था तो वहां पर जो लूट हुई थी उसको लेकर के आपस में सेना में मुठभेड़ हो गई, इसी की सेना में अलाउद्दीन खिलजी की। और यहां पर मोहम्मद शाह जो था वो भागकर दूसरी अपनी जो उसके सेना के जो लोग भाग थे उनसे, इसके जो साथी थे वो लोग आपस में लड़ मरे। तो मोहम्मद शाह अपने साथियों के साथ में भागकर पहुंचता है हमीर देव के पास में और उसका शरणागत हो जाता है, उसकी शरण लेता है। मोहम्मद गोरी कह रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी उसको वापस मांगता है मोहम्मद गोरी को। अरे क्या हो रहा है भाई, अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद शाह को वापस मांगता है, तो यहां पर हमीर देव साफ इनकार कर देते हैं कि ये मेरा शरणागत है, इसलिए मैं इसको आपको वापस नहीं दूंगा। और इसी को ही बहाना बनाकर कि आपने मेरे विद्रोही सेनापति को शरण दी है, इसलिए अब आप भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। भाई वो नहीं भी शरण देता तो भी अटैक तो करता ही करता, वो इसमें तो कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ठीक है, तो लिखिएगा मेन रीजन एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, मेन रीजन एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर है। और देन रीजन तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण हमीर ने अलाउद्दीन के विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह को शरण दी, मोहम्मद शाह को शरण देना। मुस्लिम्स के सबऑर्डिनेशन से रणथंबोर बाहर कब आया था, बहुत आगे की बात कर रहे हो आप तो। यहां एक बार जरा आने तो दीजिए, अभी आया ही कहां, भी तो हमीर देव शासक हैं भाई। चलिए, तो ये बात हुई आपकी। हाँ,
देन रीजन लिख लीजिएगा। हमीर गेव शेल्टर, Hamir gave shelter to a commander of Alauddin, commander of Alauddin। ठीक है, टाइम तो नहीं हुआ, खैर अभी 2 मिनट हैं, पर चलिए इसको कल कंप्लीट करके जालोर के चौहान हम कंप्लीट कर लेंगे कल, और चौहान हमारे हो जाएंगे खत्म। फिर हम अगला प्राचीन जो है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, और 9 तारीख को आपके लास्ट क्लास होगी भाई। ठीक है, चलिए खैर जो भी है, कल फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।